नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड में आगामी 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है। इस दौरान आपदा प्रबंधन को लेकर तैयारियों को जांचने और परखने के लिए मॉक ड्रिल की गई है। ये मॉक ड्रिल राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र से संचालित हुई, जहाँ से विभिन्न जिलों में हो रही गतिविधियों की लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए निगरानी की जाएगी। और उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, देहरादून, पौड़ी, टिहरी और हरिद्वार में आयोजित इस मॉक ड्रिल को उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। इस मॉक ड्रिल में भूकंप, लैंडस्लाइड, बादल फटने को लेकर पूर्वाभ्यास किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। आप जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ही संवेदनशील हैं। चारधाम यात्रा को लेकर लगातार सभी संबंधित अधिकारियों से उनके द्वारा लगातार बैठक की जा रही है, निर्देश दिए जा रहे हैं और उसी कड़ी में हम लोगों को मैंडेट दिया गया था कि आप मॉक ड्रिल कराइए। हम लोगों ने एनडीएमए से रिक्वेस्ट किया और एनडीएमए ने इसके लिए सहमति दी और आज मॉक ड्रिल कराया जा रहा है। तो देखिए, दुर्घटना, लैंडस्लाइड जैसी तमाम घटनाओं के लिए मॉक ड्रिल किया गया है और चारधाम की तैयारियां किस तरह से चल रही हैं, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आलोक हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, उनसे जानेंगे किस तरह से मॉक ड्रिल की गई है। आलोक, बताइए, मॉक ड्रिल की गई है, चारधाम की तैयारियां। देखिए, चारधाम जो है वो अब से कुछ ही दिन के बाद चारधाम की जो यात्रा है उसकी शुरुआत हो जाएगी, लेकिन उससे पहले की जो तैयारियां हैं वो देखने को मिल रही है। इस मॉक ड्रिल को लेकर फिलहाल क्या जानकारी है? आज तो देखिए, अब 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू हो जाएगी। 30 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री के, 2 मई को जो है बद्रीनाथ के, जबकि 4 मई को केदारनाथ के कपाट खोले जाएंगे। इसको लेकर जो है तमाम तैयारियां भी फिलहाल पूरी कर दी गई हैं और मॉक ड्रिल के माध्यम से ये देखा जा रहा है कि क्या ये जो तैयारियां की गई है धरातल पर सफल साबित होंगी या नहीं, क्योंकि उत्तराखंड जो है बेहद संवेदनशील इलाका है। यहाँ पर लैंडस्लाइड की घटनाएं अमूमन रहती हैं और यात्रा सीजन के दौरान अक्सर जो है यात्री यहाँ पर पहुंचते उनको भी काफी परेशानी होती है। यदि कोई एक्सीडेंट हो जाता है या लैंडस्लाइड हो जाती है या और कोई आपदा उत्तराखंड के भीतर आती है, तो इसको लेकर एसडीआरएफ की टीमें, एनडीआरएफ की टीमें किस तरह से तैनात है और बाकी जिला प्रशासन किस तरह मुस्तैदी बनाए हुए है, इसको लेकर आज मॉक ड्रिल की गई और विभिन्न सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से, लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से इस पर निगरानी आज उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन केंद्र में जो देहरादून में स्थित है वहां पर रखी गई है। तो फिलहाल 2 इस तरह की मॉक ड्रिल हो चुकी है और कोशिश यही है कि शासन प्रशासन की आगामी होने वाली चारधाम यात्रा में बेहद सहूलियत यात्रियों को मिले, किसी प्रकार की परेशानी यात्रियों के साथ ना हो, इसके लिए इस तरह की मॉक ड्रिल की जा रही है। हालांकि जो दावे इस वक्त किए गए हैं यात्रा को लेकर, वो किस हिसाब तक सफल साबित होता है, ये देखना बेहद दिलचस्प जरूर होगा छात्रों। ठीक है, बहुत शुक्रिया आलोक आपका इस तमाम जानकारी अपडेट के लिए। आगे बढ़ते हुए खबर देहरादून से है, जहां पर बद्री केदारनाथ मंदिर समिति ने चारधाम के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। वहीं पर 2 मई को केदारनाथ धाम और 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे। हर साल की तरह इस बार भी केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम को विशेष फूलों से सजाया जाएगा। बता दें कि 21 से 25 कुंटल फूलों से केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम में 14-15 कुंटल फूल यहां पर लगाए जाएंगे। वहीं विशेष रूप से केदारनाथ स्थित जगतगुरु आदि शंकराचार्य की मूर्ति की सजावट भी बीकेटीसी द्वारा की जाएगी। वहीं उत्तराखंड के संगम के किनारों पर विशेष आरती की व्यवस्था भी की जाएगी। केदारनाथ में लगभग 21 से लेकर 25 कुंटल तक फूल लगेंगे। उसका रीजन ये है कि इस बार जो शंकराचार्य है उसको भी हम फूलों से सजाएंगे और एक नया इनोवेटिव हमारे सचिव महोदय द्वारा इसमें दिशा निर्देश दिए गए हैं पूर्वी सर द्वारा, कि जो संगम में आरती है, हम लोग पहली बार संगम में ऋषिकेश और हरिद्वार की भांति पे आरती कराएंगे और एक नया प्रयोग रहेगा ये। और बद्रीनाथ में लगभग 14 से 15 कुंटल फूल लगेंगे। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद उत्तराखंड प्रशासन अलर्ट मोड पर है। चारधाम यात्रा सुरक्षित संपन्न हो, इसके लिए खास इंतजाम किए गए हैं। डीएम सविन बंसल ने कहा कि चारधाम यात्रा सकुशल और सुरक्षित संपन्न हो, उसके लिए यात्रा रूट और ट्रांजिट एरियाज में पैरामिलिट्री फोर्स, पुलिस फोर्स, होमगार्ड्स की तैनाती की जाएगी और जल्द ही हमारी फोर्सेज अपनी पोजीशंस पर तैनात हो जाएंगी। यात्रा के दौरान यदि एक्स्ट्रा फोर्सेज की आवश्यकता पड़ती है तो फोर्स को बढ़ाने का भी काम किया जाएगा। पैरामिलिट्रीज और हमारी पुलिस फोर्सेस, हमारे होमगार्ड्स यथा आवश्यक मात्रा में एसएसबी साहब ने यहाँ पर डिप्लॉय करवाए हैं और जैसे जैसे सिचुएशन इवॉल्व होगी तो हमारे जो कम्युनिकेशन है वो त्वरित लाइंस पर है और इमीडिएटली हमारे एक्टिवेट हो जाएंगे सचल।
खबर ऋषिकेश से है, जहां पर देश का पहला कांच का पुल बजरंग सेतु का निर्माण कार्य लगभग फाइनल स्टेज में है और इसे जल्द ही लोगों की आवाजाही के लिए खोला जाएगा। आपको बता दें कि टिहरी और जनपद पौड़ी को जोड़ने वाला बजरंग सेतु दोनों छोर से जुड़ चुका है। अब केवल ग्लास पाथ और रेलिंग लगाने का मुख्य काम शेष बचा है। बजरंग सेतु 132 मीटर लंबा, 5 मीटर चौड़ा बनाया जा रहा है। सेतु के दोनों साइड में 1.5 मीटर का 65 मिलीमीटर की मोटाई वाला एक पारदर्शी कांच का फुटपाथ बनाने की तैयारी है। वहीं पर सेतु के प्रवेश द्वार की आकृति केदारनाथ धाम जैसी होगी। देखिए, मैं समझता हूँ अगले एक हफ्ते के अंदर बजरंग सेतु आम आदमी को, जनता को समर्पित हो जाएगा और ये देश का पहला ग्लास ब्रिज है। तो ये देश का पहला ग्लास ब्रिज होने के लिए कारण मेरे लिए ये एक बहुत गौरव की बात भी है कि देश का पहला ग्लास ब्रिज बनवाने का अवसर ये मुझे मिला और समझता हूँ कि लक्ष्मण झूला क्षेत्र में इस ग्लास ब्रिज के बनने के बाद निश्चित रूप से तीर्थयात्रियों की संख्या में भी इजाफा होगा, क्योंकि एक तरफ पौराणिक लक्ष्मण झूला ब्रिज जिसको हम लोगों ने हेरिटेज के रूप में संरक्षित करने का निर्णय लिया, जिसमें लोग आकर के पौराणिक उस लक्ष्मण झूला पुल का भी दर्शन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देहरादून से खबर है, जहां पर उत्तराखंड सरकार की नई फिल्म नीति अस्तित्व में आ गई है और ऐसे में इस साल लगभग 200 शूटिंग की अर्जियों को मंजूरी भी दी गई है। वहीं पर अब OTT में बनने वाली सीरीज फिल्मों को भी इस नीति में शामिल करते हुए उन्हें भी सरकार के द्वारा अनुदान दिया जाएगा। उत्तराखंड में फिल्म शूटिंग करने वालों को विभिन्न सुविधाओं के साथ लगभग 2 करोड़ रुपए की मदद दी जाती है। नहीं, देखिए, पहले की जो फिल्म नीति हमारी बनी थी, चूँकि समय के साथ इसमें काफ़ी परिवर्तन हुआ है। OTT प्लेटफॉर्म आया, वेब सीरीज़ बननी शुरू हुई, TV सीरियल्स बनने शुरू हुए, तो उसके लिए जो प्रोत्साहन के लिए फिल्म नीति में कोई व्यवस्था नहीं थी। तो जो नई फिल्म नीति आई उसमें हम वेब सीरीज़ के लिए, TV सीरियल्स के लिए, डॉक्यूमेंट्री के लिए, सब चीज़ के लिए उसमें हमने प्रोत्साहन रखा है जो इन सेगमेंट्स में अगर कोई काम करता है। साथ ही रीजनल फिल्म्स के लिए जो सब्सिडी है उसको काफ़ी बढ़ाया गया और इसी तरह से जो हमारी संविधान की 8वीं अनुसूची की भाषा की जो फिल्में हैं उसका भी हम लोगों ने सब्सिडी काफ़ी बढ़ाई है, तो उसको लेकर के काफ़ी उत्साहित हैं लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। देहरादून से खबर है, जहां पर नेशनल हेराल्ड के मामले में ईडी ने गांधी परिवार पर आरोप पत्र दायर करने पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि नेशनल हेराल्ड कथित धन शोधन मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के ऊपर लगाए जा रहे आरोप निराधार है। करण माहरा ने कहा कि नेशनल हेराल्ड के मामले में आज ईडी जांच कर रही है। दमनकारी नीतियां जो बीजेपी की हैं वो जारी हैं। जिस केस की आप जिक्र कर रहे हैं, इस केस में 2012 में ऑलरेडी क्लीन चिट मिल चुकी है कोर्ट से और उसके बावजूद भी एक फर्जी केस बनाया जा रहा है जिसमें कोई मनी लॉन्ड्रिंग हुई नहीं, जब लेन देन ही नहीं हुआ और शर्तें ये है कि कोई पैसा ना लिया जाएगा, ना दिया जाएगा, ना कोई संपत्ति जो है किसी के नाम निहित की जाएगी और ना किसी ने लाभ लिया है। तो ऐसे फर्जी केस में केवल इसलिए करा जा रहा है क्योंकि राहुल गांधी जी गुजरात में मुखर हो रखे हैं और पूरे भारत में कोई और नेता ऐसा नहीं है जो मोदी और अमित शाह के खिलाफ इतनी प्रखरता से बोल रहा है और उसी चिढ़ से ये कार्रवाई हो रही है। और मुझे लगता नहीं इसमें कुछ नहीं है। जिस तरीके से कोलगेट मामला उठाया गया था, कई आरोप लगे, लेकिन आज सब कुछ क्लियर हो गया, सब कुछ पता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। केवल और केवल विपक्ष के नेताओं को बदनाम करने की नीयत से किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बागेश्वर और कांडा क्षेत्र के अंतर्गत 19 जिला पंचायत में फैले 883 आबाद गांव हैं, बाकी 19 गांव निर्जन हालत में हैं। मौजूदा हाल में दुगनाखुरी, कांडा, कमस्यार, दफौर क्षेत्र के अधिकतर गांव खड़िया खनन की तबाही से उजड़ चुके हैं। जिला कार्यालय में उपस्थित खड़िया खनन न्यास की धनराशि गांवों के विकास में खर्च नहीं हो पाई है। गांव और जिला पंचायत स्तर पर चलने वाली छोटी सरकारों के अधिकार राज्य सरकारों ने हड़प लिए। जिला पंचायत को ग्रामीण क्षेत्र की समस्या को सुनकर उनका समाधान करता है और सब क्षेत्रों में जो जिला पंचायत के द्वारा विकास कार्य किए जाते हैं और ग्रामीण शहरों में जो स्वच्छता अभियान चलाकर जो हमारे जगह जगह गाड़ियों के माध्यम से हमारे जो स्वच्छ कर्मचारी हैं वो कूड़ा का उठाकर उसका निस्तारण करते हैं। पंचायतों में ये त्रिस्तरीय चुनाव तो इन्होंने करवाए, त्रिस्तरीय चुनाव से आगे पंचायतों को तो कुछ दिया ही नहीं। इसलिए पंचायतों को, सरकारों की कोशिश क्या है
कि लोग संविधान संशोधन के पंचायती राज एक्ट में जो दिया जाना चाहिए उस पर ध्यान ना दें। एक्ट बनाने का काम किसके हाथ में? संशोधन केंद्र सरकार के हाथ में। का संशोधन हो गया, आपको पंचायत राज की व्यवस्था दे दी गई, लेकिन कानून बनाने का हाथ किसमें है? आप उत्तराखंड का पंचायत राज एक्ट पढ़ लीजिए, आप देखेंगे कि पंचायतों से छीनने की कोशिश कानून के माध्यम से की गई है। आप उसको पढ़िए आराम से। पंचायत में संवाददाता दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, क्या जानकारी सामने आ रही है? जिस तरह से खड़िया खनन और इसको लेकर कई देखिए गांव उजड़ भी चुके हैं, लेकिन आज पंचायती राज दिवस यहाँ पर मनाया गया, क्या कुछ जानकारी है? देखिए शांतनु, देश में पूरा आज पंचायती राज दिवस मनाया जा रहा है। उसी क्रम में बागेश्वर में भी यहाँ पंचायती राज दिवस एक सांकेतिक रूप में मनाया गया। बागेश्वर की जो जिला पंचायत है वहाँ पर इसका कार्यक्रम किया गया था, लेकिन लोग वहाँ जुटे नहीं। सिर्फ जो कार्यक्रम में जो वहाँ के अधिकारी कर्मचारी है उनके द्वारा कार्यक्रम किया गया, लेकिन जो बागेश्वर के जो गांव हैं उन गांवों की हालत काफी नाजुक है। लगभग खड़िया खनन से बागेश्वर से के जो आधे से ज्यादा गांव हैं वो खत्म हो गए। वहाँ के गांव के रास्ते नहीं है वहाँ, और कुल मिला के गाँव में जो बजट आता है वो बजट गाँव तक पहुँच नहीं पाता है। हालात इस वक्त खराब है। लेकिन यहाँ पर जो यहाँ के जो जिला पंचायत के जो अध्यक्ष है उनके द्वारा दावा किया जा रहा है कि हमें द्वारा विकास किया गया है, स्वच्छता की जाती है, लेकिन जो मूल बातें होती गांव में विकास की बातें होती उन बातों से अपना पल्ला झाड़ा जा रहा है। कुल मिला के एक सांकेतिक रूप से यहाँ पर जिला पंचायत जो है वो दिवस है बागेश्वर में मनाया गया है। ठीक है दीपक, आप बने रहिए हमारे साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। बागेश्वर के बैजनाथ थाने में जल जीवन मिशन योजना के तहत गरुड़ क्षेत्र के विभागीय अधिकारियों के द्वारा की गई गड़बड़ियों पर दर्ज एफआईआर पर हाईकोर्ट नैनीताल के न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित ने सुनवाई करते हुए बैजनाथ थाना स्टेशन अधिकारी से वर्ष 2023 में दर्ज एफआईआर पर प्रगति रिपोर्ट और केस डायरी को अग्रिम तारीख 8 मई तक कोर्ट में पेश करने का आदेश जारी किया है। आपको बता दें, बागेश्वर में जल जीवन मिशन के अंतर्गत किए गए अधिकतर कार्य भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गए हैं, जिसमें अधिकारी और कर्मचारी वर्ग के द्वारा गलत कूटरचित दस्तावेज तैयार कर केंद्र सरकार की योजना को पैंता लगाने का काम किया गया है। आगे बढ़ते हैं। गरुड़ क्षेत्र से जल जीवन मिशन में हुई गड़बड़ियों का मामला हाईकोर्ट नैनीताल पहुंचने के बाद कपकोट क्षेत्र में भी हलचल तेज हो गई है। कपकोट के पूर्व ब्लॉक प्रमुख और वर्तमान में कपकोट ब्लॉक प्रशासक गोविंद सिंह दान ने हरकत में आते हुए कपकोट में संचालित जल जीवन मिशन की गड़बड़ियों को दुरुस्त करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। कपकोट ब्लॉक प्रशासक गोविंद सिंह दानू का अधिकारियों से कहना है कि जन शिकायतों को गंभीरता से लें और 15 दिन में जन शिकायतों का समाधान करें। गांव में जो काम हुए हैं वो गुणवत्तापूर्ण मानक के अनुसार नहीं हुए हैं, तो उनकी समस्या को समाधान के लिए आज ये बैठक विकासखंड के सभागार में आयोजित की थी, जिसमें काफी प्रशासक लोगों ने प्रतिभाग किया और अपने क्षेत्र में जो जल जीवन मिशन के अंतर्गत कार्य योजना में आ रही दिक्कतों को उन्होंने रखा। ये कुछ जगह उन्होंने बताया कि बहुत जगह पेयजल योजनाएं ओपन ग्राउंड में छोड़ दी, जैसे अपने रीमा साइड है तो बेड़ा मजरा पंपिंग योजना की जो लाइन वहाँ पे जा रही है, मार्केट के अंदर जो है ओपन लाइन उन्होंने बिछा दी। तो उसके समाधान के लिए भी हमने इनको तुरंत कहा कि 15 दिन के अंदर इसका समाधान आप निश्चित तौर पर करें। संवाददाता दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, ये जल जीवन मिशन में कौन कौन सी गड़बड़ियां हुई हैं, इसको लेकर हाईकोर्ट की तरफ से भी संज्ञान लिया गया और अभी अधिकारियों को निर्देश भी दिए जा रहे हैं में तमाम गड़बड़ियों को दूर करने के लिए। जी शांतनु, आप देख रहे हैं कि बागेश्वर में जो जल जीवन मिशन का मामला है अब हाईकोर्ट पहुंच गया है। 2023 में एक एफआईआर हुई थी बैजनाथ थाने में कि कुछ कर्मचारी द्वारा वहां पर जाल जो कूट रचित दस्तावेज बनाकर यहाँ पर पैसा निकाल दिया गया था, लेकिन जमीन पर काम नहीं हुआ था। उसकी एफआईआर 2023 में दर्ज होने के बाद भी अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं की गई। उसी मामले पर हाईकोर्ट ने यहाँ पर जो है थानाध्यक्ष हैं बैजनाथ के, उनको अगली तारीख तक जो है जो रिपोर्ट है उसको लाने के लिए कहा गया है। ये मामला जैसी बाहर आता है कि हाईकोर्ट ने जल जीवन मिशन संज्ञान लिया है, तो कपकोट क्षेत्र में भी यहाँ पर जो है हलचल तेज हो गई है। यहाँ की जो पूर्व ब्लॉक प्रमुख है गोविंद दानू द्वारा है, उनके द्वारा अधिकारियों की चूड़ियां टाइट की गई कि कहीं
कि जो जहाँ पर डीप फॉल्ट दिख रहा है वहाँ पर ठीक किया जाए। कहीं ना कहीं यहाँ के मामले भी कहीं हाई कोर्ट में है। कुल मिला के कहा जाए कि हाई कोर्ट द्वारा जो इस मामले पर सुनवाई करने के बाद बागेश्वर में जो डीप फॉल है, जो मिशन पे जहाँ पर गड़बड़ियाँ हुई है उन पर यहाँ पर अधिकारियों को ठीक करने के लिए यहाँ पर हर प्रकार के निर्देश जारी किए जा रहे हैं। देखना है आज इसमें हाईकोर्ट क्या लेता है और आगे क्या होता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया दीपक आपका इस जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देहरादून से खबर है जहां पर चारधाम यात्रा शुरू होने में अब कुछ ही दिन बाकी है। ऐसे में जगह जगह जाम लगने की स्थितियां दिखाई दे रही हैं और खास तौर पर हरिद्वार और ऋषिकेश में जाम की स्थिति अत्यधिक देखी जा रही है। इसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कुछ वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था करने को कहा है। सुनिए त्रिवेंद्र सिंह रावत ने क्या कहा है। देखिए, हमारे यहाँ जो बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम आ रही है और एक बार एक सर्वे भी हुआ था जिसमें हरिद्वार, ऋषिकेश, मुनि के ये देश का सर्वाधिक बिजी क्षेत्र था ये, जिसमें सबसे ज़्यादा मोटर व्हीकल क्रॉस करते हैं। ये बिजिएस्ट रूट था ये। आजकल क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन इस पर बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत है। सोचने की नहीं, इसके लिए कुछ वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था देखनी पड़ेगी। उत्तराखंड सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार सहित प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति और भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को दायित्व बांटने को लेकर लंबे समय से कवायद चल रही है। इस पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने एक बार फिर से स्पष्ट किया कि सारी औपचारिकताएं पूरी कर दी गई हैं और सरकार और संगठन के स्तर पर राय शुमारी भी बन गई है। नहीं, रणनीति कुछ नहीं है, रणनीति बन चुकी है और बहुत जल्दी प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा होगी। उनके लिए नामांकित तिथि घोषित होगी, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी होना और मंत्रिमंडल विस्तार के संदर्भ में भी पार्टी लाइन स्पष्ट है। मंत्रिमंडल विस्तार यथासमय होगा। देहरादून से खबर है जहां पर पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। बहुगुणा ने कहा है कि आतंकी हमले में मारे गए लोगों की मौत का बदला जरूर लिया जाएगा। ये देखिए, जिस तरीके से पहलगाम में ये कायराना हमला हमारे निर्दोष मुझे पर्यटकों पर किया गया, ये निंदनीय है, दुखद है। और मैं जितने भी लोगों की वहाँ पर मृत्यु हुई है, जो अभी तक खबर है 26 से 27 लोगों की मृत्यु हुई है, मैं उनके परिजनों की तरफ अपनी संवेदना प्रकट करता हूँ। और ये हमला सिर्फ पहलगाम नहीं, ये देश के ऊपर हुआ है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने अपने देश की अखंडता और सुरक्षा को प्राथमिकता दी है, इस हमले का भी जवाब पाकिस्तान को मुंह तोड़ दिया जाएगा। और ये स्पष्ट हो चुका है कि इस हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ था और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि केंद्र सरकार इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई करेगी। चलिए यहाँ पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी।